हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अब तक हमने लर्निंग की सीरीज में विस्तार से समझा कि मनुष्य सीखता कैसे है, क्या प्रक्रिया होती है सीखने की। अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि कैसे हमने प्रत्येक थ्योरी को सरल भाषा में समझा था। लेकिन आज एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे है कि क्या हर व्यक्ति एक जैसा सीखता है? एक ही टीचर, एक ही क्लासरूम और एक ही पढ़ाई होने के बावजूद आउटकम सबसे अलग अलग क्यों आते हैं? तो इन्हीं सवालों के उत्तर जानने के लिए अब हम इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ेंगे, यानी कि बुद्धि। इस बुद्धि के ऊपर हम कुछ क्लासेस लेंगे क्योंकि यहाँ से सीटेट और सभी टीचिंग एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज 5-6 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो बुद्धि इंटेलिजेंस चैप्टर से आते हैं। ये टॉपिक भी बड़ा है, इसमें बहुत सारी थ्योरी हैं इंटेलिजेंस की, तो उन सबको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि बुद्धि होता क्या है, इंटेलिजेंस किसे कहते हैं। बुद्धि का अर्थ होता है कि वह मानसिक क्षमता जिसके द्वारा व्यक्ति कोई नई बात सीखता है, रीजनिंग करता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है, मुसीबत आने पर एक सही डिसीजन लेता है और जिस वातावरण में वो रहता है उसमें खुद को एडजस्ट करता है और अपने पुराने अनुभव का उपयोग करके भविष्य की जो परिस्थितियां हैं उनसे डील करता है। जब भी व्यक्ति ये सारी क्रियाएं करता है तो वहाँ पर वह अपनी मानसिक क्षमता का प्रयोग करता है और वो मानसिक क्षमता ही बुद्धि कहलाती है, इंटेलिजेंस कहलाती है। बुद्धि अगर हम डेफिनेशन देखें तो बहुत सरल सी डेफिनेशन है। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति को सीखने, सोचने, तर्क करने, निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान करने में सक्षम बनाती है। तो बुद्धि से हम क्या क्या करते हैं, सीखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, रीजनिंग करते हैं। ये सब क्रियाएं हम बुद्धि के थ्रू ही करते हैं। जब हम रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स को सही निर्णय लेते हैं, समय का मैनेजमेंट करते हैं, सही रास्ता ढूंढते हैं, पैसों का हिसाब किताब आदि करते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को समझदारी से सॉल्व करते हैं, तो हमारी बुद्धि का उदाहरण होता है। कभी किसी कठिन क्वेश्चन को समझकर उसको सॉल्व करते हैं, सही उत्तर तक पहुंचने के लिए विभिन्न विकल्पों पर हम विचार करते हैं, ये भी हमारी बुद्धि का ही उदाहरण है। बुद्धि हमें सीखने, समझने, तर्क करने और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। अब बात करते हैं कि बुद्धि की इम्पोर्टेंस क्या है, बुद्धि का महत्व क्या है। तो बुद्धि हमें बेहतर समायोजन करने में हमारी मदद करती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उनका समाधान ढूंढने में हमारी मदद करती है, हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। जब भी हम सही गलत में फंस जाते हैं तो हमें कहाँ सही निर्णय लेना है, सही रास्ता क्या है, उसको चूज़ करने में हमारी हेल्प करती है। हमारा जो अचीवमेंट लाइफ में होता है, कोई भी जीवन की सफलता है करियर को लेकर के, सभी क्षेत्रों में बुद्धि हमारी साथ होती है, बुद्धि हमारी हेल्प करती है, हमें सोशल एफिशिएंस बनाती है, सामाजिक दक्षता हमारे अंदर बुद्धि के थ्रू आती है। हम अपने समाज में जो अनुकूलन करते हैं, जो हम अडेप्टेशन करते हैं, परिवर्तन के साथ साथ जो हम चेंजेस के साथ अडेप्टेशन करते हैं वो सब बुद्धि के थ्रू ही करते हैं। जो हमारी अधिगम क्षमता है, आत्मनिर्भरता है और हमारी जो व्यावसायिक सफलता होती है, इन सब के पीछे बुद्धि ही होती है। हमारा ओवरऑल जो डेवलप है, बुद्धि हमारी मानसिक, नैतिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास में भी सहायक होती है, जिससे व्यक्ति का समग्र विकास होता है। तो बुद्धि जो है हमारे जीवन की प्रगति, सफलता और सुखमय जीवन की कुंजी होती है। अब जानते हैं कि बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है। बुद्धि एक क्षमता है जिससे व्यक्ति सीखता है, समझता है और समस्याओं का समाधान करता है। वहीं ज्ञान जो है वो तथ्यों पर आधारित होता है और सीखी हुई बातों पर और सूचनाओं पर कार्य करता है। ज्ञान में एक संग्रह होता है जिसमें हमारे अनुभव जुड़े होते हैं, सूचनाएं संग्रहित होती, तथ्य संग्रहित होते हैं। वहीं बुद्धि एक मानसिक क्षमता है और ज्ञान जो है वो सूचना, जानकारी एकत्रित रखता है। बुद्धि से हम तर्क करते हैं, निर्णय, विश्लेषण, विवेक पर आधारित होती है और ज्ञान जो है हमारा वो हमारे याद रखने की क्षमता पर, अनुभव पर, सूचना पर आधारित होता है। बुद्धि मुख्य रूप से जन्मजात होती है और अभ्यास से उसको और ज़्यादा शार्प करते हैं, विकसित करते हैं। वहीं जो ज्ञान है, ज्ञान पूरा ही हमारा सीखने से, अनुभव से और अध्ययन से हमें प्राप्त होता है। बुद्धि व्यक्तियों को नई परिस्थितियों में अडॉप्ट करने में मदद करती है और ज्ञान जो है वो हमें व्यक्तियों को परिस्थितियों से परिचित कराने में हेल्प करता है। बुद्धि अमूर्त है, ये हमें दिखाई नहीं देती है और ज्ञान जो है मूर्त अमूर्त दोनों हो सकता है। ज्ञान को व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए हम इसे मूर्त भी कह सकते हैं। बुद्धि है समस्याओं को हल करने की क्षमता प्रदान करती है, वहीं ज्ञान है समस्याओं के उत्तर खोजने में सहायता करता है। बुद्धि व्यापक होती है, जीवन के हर क्षेत्र में हेल्प करती है। ज्ञान सीमित है, जिस विषय की आप बात कर रहे हैं ज्ञान उस विषय से संबंधित हो सकता है। हर विषय का ज्ञान अलग अलग होता है, ठीक है, तो ज्ञान का दायरा सीमित होता है। अब देखते हैं इंटेलिजेंस और लर्निंग में क्या अंतर है।
तो इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि हमारी जन्मजात होती है, मानसिक क्षमता है व्यक्ति की और तार्किक है और अमूर्त है। वही लर्निंग जो है वो अनुभव से, अभ्यास से प्राप्त होती है। एक बार लर्निंग हो जाने के बाद व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, स्थायी परिवर्तन लेकर आती है और ये ज्ञान, कौशल, आदतों से संबंधित है। वहीं लर्निंग हमारी समस्याओं को समझने में हेल्प करती है। इसको आईक्यू टेस्ट से मापा जाता है और ये व्यापक होती है। लर्निंग क्या है कि ये अनुभव से, प्रशिक्षण से प्राप्त होती है। इसको भी माप सकते हैं लेकिन अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू, और ये व्यापक नहीं है, ये हर परिस्थिति की विशिष्ट होती है। जैसे कि साइंस अधिगम का अलग तरीका है, आपको मैथ्स लर्न करना है, मैथ्स का अलग मेथड होता है। तो ये कोई कला के क्षेत्र की लर्निंग अलग तरीके की होती है। तो लर्निंग जो है वो विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि। बुद्धि है विकास उम्र के साथ धीमी होती जाती है। जैसे जैसे इंसान का विकास होता है तो उसकी जो बुद्धि की गति है वो मंद होती जाती है। ये बिना अभ्यास के भी स्थिर रह सकती है और नई परिस्थितियों में समायोजन में सहायक होती है। ये व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता को दर्शाती है। वही लर्निंग जो है, इसका जो विकास है वो अभ्यास से जीवन भर होता रहता है। अभ्यास और पुनरावृत्ति से इसको मजबूत किया जा सकता है। ये ज्ञात परिस्थितियों में प्रदर्शन को बेहतर बनाती है और व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान और कौशल को दर्शाती है। व्यक्ति ने जो सीखा है, लर्निंग उसको दर्शाती है और जो बुद्धि है वो हमारे आंतरिक हमारे अंतर्निहित शक्तियों को दर्शाती है। अब हम इंटेलिजेंस की तुलना एप्टीट्यूड यानी कि अभिरुचि, योग्यता से करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि एप्टीट्यूड क्या होता है, उसके बाद हम इन दोनों में अंतर देखते हैं। एप्टीट्यूड मीन्स किसी काम को सीखने की जो नेचुरल क्षमता इंसान में होती है, उसे हम एप्टीट्यूड कहते हैं। यानी भविष्य में किसी काम को वो जल्दी सीख लेगा, अच्छी तरह सीख पाने की संभावना हमें उसमें दिखाई देती है, उसको हम उसका एप्टीट्यूड कहते हैं। जैसे कि आप लोग टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि आप जो आने वाली सिचुएशन है उसको आप आराम से टैकल कर लेंगे, या कोई भी नई रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी आती है आप उसको जल्दी समझ जाएंगे। तो इस तरह की संभावना हमें आप में दिखती है, इसलिए हम कहते हैं कि इसका टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा है। हर विषय का अलग अलग एप्टीट्यूड होता है, हर चीज़ का अलग अलग एप्टीट्यूड होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने 2 बच्चों को ड्राइंग बनाने को दी, एक बच्चा बहुत अच्छी ड्राइंग बना करके देता है और एक बच्चा थोड़ी कम अच्छी बनाता है। तो जिसने पहले ही एफर्ट्स में पहली बार इतनी अच्छी ड्राइंग बना दी, तो उसको हम कह सकते हैं कि उसका जो है आर्ट एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है। तो एक नेचुरल क्षमता है जो व्यक्ति के अंदर से ही आती है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एप्टीट्यूड। इसे सिखाने से कुछ नहीं होगा, ये नेचुरल होता है, इसे बाहर से सिखाया नहीं जा सकता। क्लियर हुआ? अब इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड में डिफरेंस देखते हैं। तो इंटेलिजेंस कार्य करने की क्षमता है, सामान्य है, व्यापक है, अनुभव पर आधारित होता है और समस्याओं को हल करने की क्षमता है। इंटेलिजेंस हम पढ़ चुके हैं, इसमें थोड़ा फास्ट कर रही हूँ उसको। ये विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन की क्षमता है। वहीं एप्टीट्यूड जो है, ये भविष्य में कार्य करने की संभावना है, क्षमता है। ये विशिष्ट होता है, सीमित होता है, हर चीज़ का एप्टीट्यूड अलग अलग होता है। ये जन्मजात क्षमता है क्योंकि नेचुरल होता है। ये किसी विशिष्ट कार्य करने की क्षमता होती है। किसी के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, किसी के अंदर आर्ट एप्टीट्यूड होता है, किसी के अंदर नाच गाने के बहुत अच्छे स्टेप्स वो लोग कर लेते हैं, तो उनके अंदर क्या होगा, डांसिंग का एप्टीट्यूड उनके अंदर ज़्यादा है, वो हर बीट को आराम से पकड़ते हैं और वैसा ही मूवमेंट कर देते हैं। तो ये विशिष्ट होता है, हर किसी विषय के लिए विशिष्ट होता है। विशेष परिस्थितियों में सफलता की क्षमता है। अब बात करते हैं बुद्धि की, तो सीखने की क्षमता को दर्शाता है और एप्टीट्यूड योग्यता को दर्शाता है। बुद्धि जो है मानसिक क्षमता है, एप्टीट्यूड भी मानसिक क्षमता है लेकिन विशिष्ट है, बुद्धि सामान्य क्षमता है। बुद्धि को विकसित किया जा सकता है, एप्टीट्यूड को आप सीमित रूप में विकसित कर सकते हैं, वैसे तो ये नेचुरली होता है। इसके अलावा इंटेलिजेंस तो विभिन्न क्षेत्रों में सहायक है, इसका जो क्षेत्र है व्यापक होता है, लेकिन जो एप्टीट्यूड है वो केवल एक विशेष क्षेत्र में सहायक होती है। जिस क्षेत्र में आप इंटरेस्टेड हैं उसी क्षेत्र में आपकी सहायता करेगी। इंटेलिजेंस को आईक्यू से माप सकते हैं और एप्टीट्यूड को हम एप्टीट्यूड टेस्ट से माप सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटेलिजेंट वर्सेस क्रिएटिविटी, यानी कि रचनात्मकता या सृजनात्मकता। बुद्धि समस्या का एक सही समाधान खोजती है और लॉजिकल होती है, वहीं जो क्रिएटिविटी है वो अनेकों समाधान खोजती है और ओरिजिनल यानी कि मौलिक होती है। बुद्धि सही उत्तर तक पहुंचने पर बल देती है और कन्वर्जेंट थिंकिंग की तरह काम करती है, लेकिन जो सृजनात्मकता है वो अनेक संभावित उत्तर खोजने पर बल देती है और एक वो डाइवर्जेंट की तरह काम करती है। डाइवर्ट चीज़ों को, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को खोज कर लाती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग उस पर होती है। इंटेलिजेंट को हम आईक्यू टेस्ट से माप सकते हैं और ये तर्क विश्लेषण पर आधारित होती है। वहीं जो क्रिएटिविटी है उसको भी हम क्रिएटिविटी टेस्ट से माप सकते हैं, लेकिन एक कल्पना और नवाचार पर आधारित होती है। बुद्धि का संबंध जो है वो सीखने और समझने से होता है और ये स्थिर होती है, लेकिन क्रिएटिविटी जो है उसका संबंध निर्माण करने से है और अभ्यास से इसको और ज़्यादा शार्प और विकसित किया जा सकता है। बुद्धि में हम ज़्यादातर शैक्षिक सफलता में हमें सपोर्ट मिलता है। अगर हमारी इंटेलिजेंस अच्छी है तो हम शैक्षिक उपलब्धियां ज़्यादा हासिल कर पाते हैं, लेकिन अगर सृजनात्मकता आपकी अच्छी है
तो आप नए नवाचार आविष्कार कर सकते हैं। ये हमें नए नए इनोवेशन करने में हेल्प करती है। बुद्धि सही निर्णय लेने में सहायता करती है, लेकिन जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, वो हमारे माइंड में नए नए विचार उत्पन्न करने में हमारी सहायता करती है। तो बुद्धि का काम क्या है कि बुद्धि सही उत्तर खोजती है, लेकिन जो क्रिएटिविटी है, वो हमारे लिए नए उत्तर बनाती है और अनेकों उत्तर उत्पन्न करती है। ठीक है, क्लियर हुआ दोनों में डिफरेंस। अब डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए, इंटेलिजेंस टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो इसके ऊपर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने, बहुत सारे रिसर्चर्स ने रिसर्च किया और सब ने अपने अपने टाइप से बुद्धि को एक्सप्लेन किया। किसी ने बुद्धि को एक कारक बताया, किसी ने बहु कारक बताया, किसी ने बोला बुद्धि जो है वो कई टाइप्स की होती है। तो ये जो हमारी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है, इनको हम एक एक वीडियो में, एक एक क्लास में कवर करेंगे। अभी हम इनको बस एक माइंड मैप के लिए देख लेते हैं कि बुद्धि जो है वो कितने प्रकार की हैं, उनकी कितनी थ्योरियाँ हैं, कितनी थ्योरीज हमें पढ़नी है आगे चल के। ठीक है, तो फर्स्ट है अल्फ्रेड बिनेट की। इन्होंने बोला कि इन्होंने मेंटल एज की अवधारणा दी थी और इन्होंने एक स्केल बनाया जिसपे हम बुद्धि का मापन कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है स्पेयरमैन। इन्होंने बोला कि जो बुद्धि है वो 2 फैक्टर होती है, 2 फैक्टर बुद्धि होती है। थॉर्नडाइक ने कहा कि बुद्धि जो है वो स्वतंत्र है, मानसिक क्षमताओं का समूह है, यानी कि बुद्धि में अनेकों फैक्टर होते हैं। इन्होंने मल्टी फैक्टर थ्योरी दी। फिर है आपके एल थर्स्टन। इन्होंने बोला कि बुद्धि के अंदर प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं। उन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में बताया, प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का विभाजन किया और वो किस तरह कार्य करती है, इन्होंने अपनी थ्योरी में हमें समझाया है। नेक्स्ट है आरबी कैटल। इन्होंने तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस थ्योरी इन्होंने दी है। उसके बाद आते हैं जेपी गिलफोर्ड, और जेपी गिलफोर्ड ने हमें बताया कि बुद्धि की जो संरचना है वो 3 आयामों से बनती है। उन्होंने 3 तरह के स्ट्रक्चर बुद्धि के बताए। ठीक है, नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने बोला कि बुद्धि जो है वो एक प्रकार की नहीं होती, बुद्धि अनेकों प्रकार की होती है, तो उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी। ये सारी ही थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे। अब बात करते हैं इंटेलिजेंट क्वोशिएंट की। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट क्या है, यानी कि बुद्धि लब्धि क्या है। तो किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि निकालने के लिए हमें 2 चीज़ पता होनी चाहिए, एक तो मेंटल एज, दूसरा उसकी क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु। तो मेंटल आयु क्या होती है, वह आयु स्तर जिस आयु के औसत बच्चे जितनी बुद्धि किसी व्यक्ति में पाई जाती है उसे उसकी मानसिक आयु कहते हैं। ये बुद्धि का वास्तविक स्तर होता है और टेस्ट मापने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है कि कोई बच्चा मेंटल एज समझने में या किसी भी योग्यता का प्रदर्शन करने में किस उम्र के बच्चे जैसी क्षमता रखता है, वो उसकी मेंटल एज होती है। अब नेक्स्ट है हमारा क्रोनोलॉजिकल एज। किसी व्यक्ति की वास्तविक आयु जन्म तिथि से वर्तमान तिथि तक की आयु होती है, यानी कि जो उसकी वास्तविक आयु है, अगर वो जब से पैदा हुआ है उस दिन से लेकर के प्रेजेंट डे तक की जो उसकी एज है उसको हम वास्तविक आयु कहते हैं। और मेंटल आयु वो है कि वो अगर एक बच्चा 12 साल का है और वो 15 साल जैसे बच्चे वाला भी काम कर सकता है, उतने बड़े 15 साल के जो बच्चे सम सॉल्व करते हैं वो उनको भी कर सकता है, तो हम कहेंगे कि उसकी मानसिक आयु 15 वर्ष है। क्लियर हुआ। अब देखते हैं आईक्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है। आईक्यू का जो सूत्र है वो सबसे पहले विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया था। आईक्यू का सूत्र होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, यानी कि मानसिक आयु डिवाइड वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, अगर किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो आप 12 वर्ष को 10 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आएगा 120। 120 आईक्यू वाला बच्चा औसत से अधिक माना जाता है। अगर बच्चे की मानसिक आयु 8 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो आप उसको 8 को 10 से डिवाइड करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा 80। 80 उसका आईक्यू है, तो 80 आईक्यू औसत से कम माना जाता है। अब हम देखते हैं कि आईक्यू का चार्ट क्या है, यानी कि कितने आईक्यू वाला बच्चा एवरेज है और कौन अबव एवरेज है, कौन बिलो एवरेज है। तो अगर हम बात करें 90 से लेकर 109 तक, ये एक एवरेज आईक्यू है। ठीक है, 110 से लेकर 119 तक सुपीरियर आईक्यू है, यानी कि अबव एवरेज है। और अगर बच्चे का आईक्यू 120 प्लस है, 140 तक जाता है या इससे भी ऊपर किसी का हो सकता है, तो वो सुपीरियर है, वो उच्च है उसका। ठीक है, अगर 140 से भी प्लस किसी का है तो वो एक्सट्रीमली सुपीरियर है, वो बच्चा बिल्कुल जीनियस है, प्रतिभाशाली है। ठीक है, ऐसे ही हम आते हैं एवरेज से नीचे। अगर किसी का आईक्यू 80 से लेकर 89 तक है तो बच्चा डल है, बिलो एवरेज है। 70 से 79 है तो बच्चा बॉर्डर लाइन पर है। ठीक है, मंद बुद्धि उसको कह सकते हैं। और अगर वो 69 से भी कम है तो उसको हम बिल्कुल मूर्ख बुद्धि कहते हैं, जड़ बुद्धि कहते हैं, एक्सट्रीमली लो है। और ये बहुत ही सीमित समझ, बहुत अपने आप की देखभाल भी नहीं कर पाते, इनको बहुत ज़्यादा विशेष आवश्यकता की ज़रूरत होती है ऐसे बच्चों को।
क्लियर हुआ? अब हम बुद्धि का थोड़ा ऐतिहासिक विकास जान लेते हैं, किस तरह हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ बुद्धि का, बुद्धि के परीक्षण का। तो सबसे पहले ऐतिहासिक प्राचीन काल में एक प्रारंभिक विचार आया। दार्शनिकों ने माना कि जो बुद्धि है वो मानसिक शक्ति है। इसमें थे प्लेटो, अरस्तु आदि, ठीक है। फिर 1900 के पहले 1800 से लेकर 1900 तक वैज्ञानिकों ने इसमें अध्ययन की शुरुआत की और कुछ मानसिक क्षमताओं को मापने की उन्होंने जरूरत महसूस की। फ्रांस में कुछ स्कूल थे जहाँ पर कमजोर बच्चों की पहचान की गई और उनकी पहचान के प्रयास शुरू किए गए, कमजोर बच्चों को हम पहचाने कैसे। फिर 1905 में पहला एक औपचारिक बुद्धि परीक्षण होता है जिसे अल्फ्रेड बिने ने किया। बिने और साइमन ने पहला बुद्धि परीक्षण बनाया ताकि विद्यालयों में बच्चों की मानसिक आयु का पता लगाया जा सके। उसके बाद 1912 में आईक्यू की अवधारणा आई। जो आईक्यू स्टेटमेंट है, जो आईक्यू वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, वो अवधारणा 1912 में आई और विलियम स्टर्न ने इंटेलिजेंट क्वोशिएंट शब्द दिया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ये शब्द किसने दिया आईक्यू का, तो विलियम स्टर्न ने दिया है, ठीक है, 1912 में। और इन्होंने इसका फार्मूला भी दिया साथ में। फिर 1916 में स्टैनफोर्ड बिने आते हैं। उन्होंने क्या किया कि टर्मन ने इस बिने परीक्षण को थोड़ा संशोधित किया और इसको नया नाम दिया स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण। उसके बाद 1937 में इसको फिर से संशोधित किया गया और टर्मन ने स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का अंतिम संशोधन फिर से किया। फिर से दोबारा टर्मन ने ही किया है उसको, और इसका जो नया रूप था वो फॉर्म एलएम के नाम से प्रकाशित किया गया। इसके बाद 1940 के दशक में एक डेविएशन नाम की नई टर्म आई। डेविएशन आईक्यू का विकास हुआ और ये डेविड वैक्सलर ने किया। इनकी अवधारणा आज भी बहुत ज़्यादा मान्य है। फिर 1950 के दशक में वैक्सलर ने बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया, इनका विकास किया और इन्होंने 3 तरह के बुद्धि परीक्षण बनाए। महिलाओं के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, वयस्कों के लिए अलग अलग, ठीक है। 3 तरह के बुद्धि परीक्षण उन्होंने बनाए। उसके बाद अब हम आधुनिक काल में हैं जहाँ पर विविध प्रकार के परीक्षणों का विकास हो चुका है और रेवेन की जो प्रोग्रेसिव मेट्रिसिव है, कैटल का है, एक नॉन वर्बल परीक्षण है, एक वर्बल परीक्षण है, कई तरह के परीक्षण विकसित हुए और अब बुद्धि को बहुआयामी दृष्टि से देखा जाता है। माना जाता है कि जो बुद्धि है वो कोई एक कारक, 2 कारक है, एक आयामी नहीं है, वो बहुआयामी है, बहुत सारे उसके डायमेंशनल हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? दोस्त अब टाइम है थोड़े से रिवीजन का, क्योंकि इस वीडियो में हमने अभी तक जो भी कुछ पढ़ा है वो सारा फैक्ट बेस्ड है और फैक्ट को हमें रिवाइज ज़रूर करना पड़ेगा, तभी हमारे माइंड में वो सेट होंगे। तो कुछ बुद्धि परीक्षणों के नाम हैं, किसने बनाए, कब बनाए, किसके लिए बनाए, थोड़ा सा देखते हैं। फर्स्ट है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, अल्फ्रेड बिने ने बनाया 1905 में। दूसरा है स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण, लुईस टर्मन ने बनाया 1916 में। उसके बाद वैक्सलर का आता है वैल्यू बुद्धि परीक्षण, वर्बल बुद्धि परीक्षण, ये डेविड वैक्सलर ने बनाया 1939 में बड़े वयस्क लोगों के लिए। फिर है WAIS, डेविड वैक्सलर ने बनाया ये भी, और WISC ये भी डेविड वैक्सलर ने बनाया। जो WISC है वो बच्चों के लिए बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है WPPSI, ये भी डेविड वैक्सलर ने बनाया 1967 में और ये बहुत छोटे बच्चों के लिए, जो 7-8 महीने तक के बच्चे होते हैं। उसके बाद है रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, कि जॉन सी रेवेन ने बनाया 1938 में और ये सभी लोगों पर अप्लाई हो सकता है। फिर आया कल्चर फेयर इंटेलिजेंट टेस्ट, ये भी रेमंड बी कैटल ने बनाया था और ये भी सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए है। इसके बाद है आर्मी अल्फा टेस्ट, ये 1917 में आया, ठीक है। इसको सैनिक प्रयास के लिए बनाया गया था, विश्व युद्ध के दौरान ये बनाया गया, तो सैनिक प्रयास के लिए बनाया गया। नेक्स्ट है आर्मी बीटा टेस्ट, ये 1917 में आया, इसको भी सैनिक प्रयास के लिए बनाया गया। इस तरह से बहुत सारे टेस्ट बुद्धि परीक्षण बने हुए हैं। हम केवल वो पढ़ेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे स्कूल के बच्चों पर अप्लाई होते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला बुद्धि परीक्षण बिने साइमन का आया 1905 में, फिर इसको संशोधित किया गया स्टैनफोर्ड बिने के द्वारा 1916 में। आईक्यू शब्द विलियम स्टर्न ने दिया 1912 में, आईक्यू का सूत्र भी विलियम स्टर्न ने दिया। एक डेविएशन आईक्यू है वो डेविड वैक्सलर ने दिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसिक आयु का जो टर्म है वो अल्फ्रेड बिने ने दिया और इंटेलिजेंस जो क्वोशिएंट है वो भी हमारा विलियम स्टर्न ने दिया था और जो फॉर्मूला है वो भी विलियम स्टर्न ने दिया था। क्लियर है? तो ये हमारा अभी तक ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। टॉपिक फिनिश नहीं हुआ, बहुत लंबा टॉपिक है, कई सारी क्लासेस इसमें जाने वाली हैं, इंपॉर्टेंट भी बहुत है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको कंटेंट समझ में आया, पसंद आया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।